सोमेश गांव से लगते हुए कस्बे में अपनी मां शारदा के साथ रहता था। पिताजी बहुत समय पहले गुजर चुके थे। उसकी मां अपनी दोनों बेटियों की शादी करने के बाद सोमेश की भी शादी करके अपना कर्तव्य पूरा करना चाहती थी। लेकिन सोमेश एकदम कामचोर और निठल्ला था। पढ़ाई से सैकड़ों कोस दूर सड़क के किनारे बैठकर पूरे दिन लड़कियों को ताड़ना, सीटी बजाना, उनका पीछा करना, यही उसका काम था। अरे तेरे पैदा होते ही मैं मर क्यों नहीं गई? अगर मर गई होती तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। हाँ, क्या हुआ माँ? जब देखो मुझे कोसने में लगी रहती हो। आखिर इकलौता बेटा हूँ तुम्हारा। सोमू, मैं कहती हूँ कि वक्त रहते हुए सुधर जा, नहीं तो इतना पछताएगा कि कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा। अरे माँ देखना, एक दिन तुम्हारा सोमू तुम्हारा नाम रोशन करेगा। जानती हूँ, एक दिन तेरे गले में जूते चप्पलों की माला होगी और तुझे गधे पर बिठाकर गांव गांव घुमाया जाएगा। क्या है माँ, तुम हमेशा मेरी कामयाबी से जलती हो। तेरी कामयाबी? कौन सी कामयाबी? लड़कियों के पीछे भागना, उन्हें आते जाते छेड़ना, यही कामयाबी है तेरी? बेशर्म कहीं का। शारदा सोमेश से बहुत परेशान थी। गांव भर में उसके चर्चे होते थे। सब लोग सलाह देते थे कि सोमेश का कोई काम शुरू हो जाए तो वह इन गलत आदतों को छोड़ देगा। मगर शारदा को कुछ समझ नहीं आता कि वह उसका क्या काम शुरू कराए। एक दिन सोमेश अंदर दौड़ा हुआ आया और बोला, क्या कर रही हो माँ? देखो ना, आज कितना अच्छा मौसम है। क्यों ना आज पकौड़े हो जाएं? काम करने को मन करता नहीं और रोज पकौड़े चाहिए। जीभ चटोरी हो गई है। जा, मैं नहीं बनाती। पकौड़े मैं बनाता हूँ, बस तुम देखती रहना। वो तो तुम जानती हो कि मैं बहुत अच्छे पकौड़े बनाता हूँ। वैसे पूरे मोहल्ले में तो मेरे बनाए पकौड़ों की तारीफ करती फिरती हो। बहुत ढीठ हो गया है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है सोमू। और कुछ नहीं तो पकौड़े बेचने ही शुरू कर दे। कम से कम 4 पैसे तो घर में आएंगे। तू काम करना शुरू कर दे और तेरी गृहस्थी बस जाए तो मैं गंगा नहाऊं। माँ, अगर मैं पकौड़े बेचने शुरू कर दूं तो तुम मेरी शादी कर दोगी? अगर ऐसा है तो मैं कल से ही पकौड़े बेचना शुरू कर दूंगा और आप ना मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखना शुरू कर दो। ये बात तो थी कि सोमेश पकौड़े बहुत अच्छे बनाता था, लेकिन वह ये काम कर भी पाएगा या नहीं, शारदा को बस इस बात की चिंता थी। शारदा ने कुछ पैसे लगाकर उसको पकौड़े बनाकर बेचने का काम शुरू करा दिया। वह अब कस्बे में ठेला लगाकर पकौड़े बनाता था। लड़कियों की तरह चटपटे और मसालेदार पकौड़े ले लो। अरे वाह भाई वाह, तुम तो कुछ अलग ही किस्म के पकौड़े बेच रहे हो। जरा एक प्लेट हमें भी देना, लड़कियों की तरह चटपटे पकौड़े। तभी वहां एक औरत आई और बोली, भैया, एक प्लेट मुझे भी देना। अभी देता हूँ बहन जी, बिल्कुल आपकी तरह मसालेदार और चटपटे। ये क्या बकवास कर रहे हो? बहुत बेशर्म किस्म के इंसान हो तुम तो। रहने दो, नहीं चाहिए। तभी वहां खड़े हुए ग्राहक ने कहा, अरे ये क्या तरीका है भाई तुम्हारे पकौड़े बेचने का? अगर कोई औरत ये सुनेगी ना तो तुम्हारी तो चल गई दुकान। वैसे बहन जी, आज आप खाकर देखें, पकौड़े वाकई बहुत स्वादिष्ट बने हैं। हाँ हाँ, रुको ज़रा, मैं एक प्लेट देता हूँ। खुद भी खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। देखिए, बिल्कुल आपकी फिगर जैसे हैं, स्लिम और कुरकुरे। नहीं लेने तुम्हारे पकौड़े, बेशर्म कहीं के। लगता है मुझे तो अपनी दुकान का नाम ही बेशर्म पकौड़े वाला रखना पड़ेगा, जिससे देखो वही बेशर्म कहकर चला जाता है। सोमेश की दुकान पर आदमी ही पकौड़े खरीद कर खाता था। लड़कियां तो उसके डायलॉग सुनकर दूर से ही चली जाती थी। बस पूरे दिन वह खाली बैठकर पकौड़े बेचने के लिए नए नए जुमले तैयार करता रहता था। सोमेश के ठेले से कुछ दूरी पर ही लड़कियों का एक सरकारी स्कूल पढ़ता था। जब भी वह वहां से किसी लड़की को गुजरते देखता तो आवाज लगानी शुरू कर देता, लड़कियों जैसे लाजवाब मसालेदार पकौड़े ले लो, होठों की लिपस्टिक की तरह लाल लाल चटनी के साथ। उसी स्कूल में एक नई लड़की आई थी, भावना। उसने देखा कि देखने में तो पकौड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं और भीड़ भी बहुत लगी है। क्यों ना वह भी आज एक प्लेट लेकर खाए। कैसे दिए हैं पकौड़े? पकौड़े ऐसे हैं जिन्हें खाते ही अंग अंग में बिजली दौड़ने लगेगी। मैं समझी नहीं। समझने की जरूरत क्या है, आप तो बस पकौड़े खाओ। अच्छा, एक प्लेट मुझे भी देना।
प्याज वाले देना। अरे आप एक बार कहो तो मैं तो प्यार वाले भी दे दूं। ये पकोड़े मैं आप जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए ही तो बनाता हूँ। जरा एक बार फिर से बोलना, क्या कहा? अरे मैं तो ये कह रहा था कि मेरे पकौड़ों में प्यार कूट कूट कर भरा हुआ है। खाएंगी तो आपको भी प्यार हो जाएगा, और ये मुझसे नहीं, पकौड़ों से। कितने बेशर्म आदमी हो तुम। लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए इसकी तमीज नहीं है तुम्हें। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे आप तो नाराज हो रही हैं। लीजिए पकौड़े, एक बार खाकर तो देखिए। तुम ही खाओ अपने पकौड़े। कोई बेशर्म लड़की ही होगी जो तुम्हारे यहाँ के पकौड़े खाएगी। भावना बिना पकौड़े लिए वहां से चली गई। अब सारी लड़कियां आपस में बातें करने लगी थीं। वे कह रही थीं, ये पकौड़े वाला बहुत बेशर्म है। पकौड़े बेचने के बहाने लड़कियों से उल्टा सीधा बोलता है। इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। लड़कियों ने सोमेश की बातें घर में बताईं तो उनके घर वालों ने सोमेश को सबक सिखाने का फैसला लिया। आज हम पकौड़े लेने जाएंगी। आप सब लोग छुपकर देखना कि वह लड़कियों से किस तरह बात करता है। भावना ने ठेले पर जाकर कहा, पकौड़े मिलेंगे? जरूर मिलेंगे, लेकिन ये तो बताइए कि करारे चाहिए या आपके गालों की तरह मुलायम? अच्छा, आज मुलायम ही दे दो। कहिए तो आपके कुर्ते की तरह हरी और होठों की तरह लाल चटनी भी दे दूं? आज वो भी दे दो। और हाँ, अगर तुम्हारे पास रायता हो तो वो भी मुझे दे दो, क्योंकि कुछ ही देर में वो फैलने वाला है। अरे हमारा रायता कौन फैला सकता है? तभी भावना के भाई ने पीछे से आकर सोमेश को जोर से थप्पड़ मारा और बोला, क्यों भाई, तुम्हारा रायता कोई नहीं फैला सकता क्या हैं? तभी कुछ लड़कियां और उनके परिवार वाले भी वहां आ पहुंचे और उसका सामान फेंकने लगे। भावना ने कहा, क्या इस तरह के पकौड़े भी मिलेंगे तुम्हारे पास जो आज तुम्हें पिटने से बचा सकें? सोमेश समझ गया कि ये सब उसकी बेशर्मी का नतीजा है। आज वह लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं करता तो उसकी पिटाई नहीं होती। तभी वहां शारदा पहुंच गई और सोमेश को पिटता हुआ देख लोगों से माफी मांगने लगी। शारदा बोली, अरे भैया, छोड़ दो इस नालायक को। ये मुआ कभी बाज नहीं आएगा। सोमू, मैंने कितनी बार कहा है कि ये बेशर्मी छोड़ दे, मगर तूने मेरी एक न मानी। अब भुगत। अरे भैया, इसकी करतूत बहुत समय से सुनते आ रहे थे। इसकी बेशर्मी इतनी बढ़ जाएगी ये नहीं पता था। अब इसकी हालत ऐसी कर देंगे कि ये पकौड़े बेचने लायक ही नहीं रहेगा। अरे नहीं बाबूजी, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इन सारी लड़कियों को अपनी बहन की तरह समझूंगा। इनके बच्चों से खुद को मामा कहलवाऊंगा और फ्री में पकौड़े खिलाऊंगा। आज के बाद आपको कोई शिकायत मिले तो सीधा जेल में डाल देना। बस एक आखिरी मौका दे दो। अगर तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, हम तुम्हें एक मौका और दे देते हैं, लेकिन उसकी सज़ा ये होगी कि तुम हम सारी लड़कियों को आज बिना पैसे के पकौड़े खिलाओगे। ठीक है, मैं अभी बनाता हूँ। आज के बाद मैं कोई बेशर्मी वाली बात नहीं करूँगा। मेरा भरोसा रखो। उसके बाद सोमेश में बहुत सुधार आ गया। उसकी दुकान पर लड़कियां अब बेझिझक आ जाती थीं। उसकी दुकान पर खूब बिक्री होने लगी, यहाँ तक कि उसको काम के लिए और लड़के रखने पड़े और दुकान भी बड़ी करनी पड़ी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी भी हो गई, लेकिन अब भी लोग उसे बेशर्म पकौड़े वाला कहकर बुलाते थे। संध्या बहुत ही दुबली पतली लड़की थी, जिसके कारण उसके कई रिश्ते टूट गए। अब माँ बाप की चिंता गहराने लगी। उसके साथ की सभी लड़कियां मम्मी बन गईं और एक संध्या है जो दिन रात घुल घुल कर कांटा हुए जा रही थी। रितेश संध्या के साथ कॉलेज में पढ़ता था। इत्तेफाक से रितेश के पिताजी संध्या के लिए रिश्ता लेकर आए और रिश्ता पक्का हो गया। गोद भराई की रस्म करते हुए रितेश की माँ पुष्पा बोली, बेटी, इतनी दुबली लड़कियां अच्छी नहीं लगती। शादी से पहले खा पी कर तगड़ी हो जाना। संध्या, कुछ खा पी लिया करो। ये मरी गिरी सी लड़कियां अच्छी नहीं लगती मुझे। अच्छा, मेरे पीछे वाले घर में अभी कुछ दिन पहले भैंस आई है, बहुत हट्टी कट्टी है, वो चलेगी? मुझे भैंस नहीं, लड़की से शादी करनी है और उसका नाम है संध्या, समझी? रिश्ता पक्का होने के बाद संध्या अपने खाने पीने पर ध्यान देने लगी। अरे माँ, सब्जी में तो घी डाला ही नहीं।
मुझे खूब घी दूध खिलाओ। उन लोगों ने कहा था कि शादी तक मोटी हो जाना। संध्या, रिश्ते हुए को 2 महीने हुए हैं और तुम खा खा कर पहलवान होती जा रही हो। कहीं शादी तक वो लोग तुझे पहचानने से इनकार ना कर दें। जब मैं पतली थी तो टीबी की मरीज कहकर रिश्ते टूट जाते थे, और मोटी हो रही हूं तो मोटी। हे भगवान, मुझे उठा लो। संध्या शादी तक तो बहुत मोटी हो चुकी थी। शादी की शुभ घड़ी आई। लड़का और लड़की दोनों जयमाला के लिए खड़े थे। अरे, लड़की तो खाती पीती पहलवान सी लग रही है, थोड़ा संभल कर रहना रितेश। संध्या ने रितेश को जयमाला डाली। संध्या के भाइयों ने उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, मगर वो गिर पड़े। अरे क्यों मेरी बेइज्जती करा रहे हो? तुम चारों भाई मिलकर भी मुझे नहीं उठा पाए। नहीं बहन, तू कोई साधारण प्राणी नहीं है, तू तो पहलवान है। तुझे उठाने के लिए तो क्रेन ही लानी पड़ेगी। संध्या का मजाक उड़ता हुआ देख रितेश ने खुद ही उसके सामने गर्दन झुका दी। शादी की सब रस्में होकर संध्या ससुराल आ गई। 2 दिन बाद सासू माँ की त्योरियां चढ़ी हुई थी। वह धीरे धीरे रितेश से बातें कर रही थी। रितेश, मुझे तो लगता है कि लड़की बदल दी है इन्होंने। जब हमने इसे देखा था तो ये दुबली पतली थी और अब ये पहलवान। लोग देखकर मजाक उड़ा रहे हैं। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? अरे ये संध्या ही है, बस थोड़ा शादी की खुशी की वजह से मोटी हो गई है। मोटी नहीं बेटा, पहलवान कहो, पहलवान। मुझे तो डर लग रहा है किसी दिन गुस्से में मेरे ऊपर बैठ गई तो। माँ, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं आप? रितेश, क्या हुआ? आप और मम्मी जी चुप चुप क्या बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम इधर आओ, यहाँ कुर्सी पर बैठो। हाँ, बैठ जाती हूँ। वैसे भी मैं थक गई हूँ। संध्या के बैठते ही कुर्सी टूट गई और संध्या गिर पड़ी और बोली, हाय, मैं मर गई। मुझे उठाओ रितेश, लगता है हड्डियां ही टूट गई। रितेश ने संध्या को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे उठाते हुए वह भी गिर पड़ा। पुष्पा माथा पीटती हुई बोली, हाय, अरे बहू, कौन सी चक्की का आटा खाती थी? जरा इस मोटापे को घटाओ, वरना आज तो हमारी कुर्सी टूटी है, कल हमारा सारा फर्नीचर टूट जाएगा। ऐसा क्यों बोलती हो सासू माँ? आपने ही तो कहा था कि इतनी पतली लड़कियां अच्छी नहीं लगती, शादी से पहले थोड़ी मोटी हो जाना। अरे बाबा, तो ये थोड़ी कहा था कि पहलवान बन जाना। इसी नोक झोंक में समय गुजरने लगा। मोहल्ले पड़ोस के सभी लोग संध्या को पहलवान कहकर बुलाते थे। एक दिन संध्या ने पूछा, अरे ये पड़ोस से शोर कैसा आ रहा है सासू माँ? छोटे भाई के मन में पाप आ गया है। बड़े भाई के घर पर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए उसका सामान बाहर फेंक रहा है। अरे ऐसे कैसे? किसी के साथ अन्याय हो रहा है और सब लोग तमाशा देख रहे हैं। हाँ तो क्या करें? जानती हो वो कितना लंबा तगड़ा है, उसे देखते ही लोगों की तो हवा निकल जाती है। अच्छा, मैं भी तो देखूं कौन सा खली आया है हमारे पड़ोस में। संध्या ने कमर में पल्लू कसा और सीधे उस आदमी की गर्दन पकड़कर बोली, कैसे भाई हो तुम? बड़े भाई को बेघर कर रहे हो। अब किसी सामान को हाथ लगा कर देखो, हाथ ना तोड़ दूं तो कहना। संध्या ने तड़ातड़ उसे कई थप्पड़ लगा दिए और वह बड़ी मुश्किल से वहां से जान छुड़ाकर भागा। सब लोग संध्या का साहस देखकर दंग रह गए और चारों तरफ रितेश की पहलवान पत्नी की बहादुरी की चर्चा होने लगी। लेकिन पुष्पा के सामने कोई उसकी तारीफ करे, ये उसे मंजूर नहीं था। पुष्पा बोली, देखा रितेश, पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटा दी। अरे और भी तो बहुएं और आदमी हैं मोहल्ले में, पर नहीं, बहादुरी तो इसे ही दिखानी थी। अब और बर्दाश्त नहीं होता, इससे तलाक ले लो। इसके साथ तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल नहीं जमती। माँ, पत्नी है वो मेरी, कोई सामान नहीं है कि बदल दूं। संध्या ने उनकी बातें सुन ली। वह सोचने लगी, इससे पहले ये मुझे खुद से दूर करे, मुझे ही इनका कुछ करना पड़ेगा। रात में सब लोग सो गए, लेकिन संध्या जागी हुई थी। उसे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। वह रितेश से बोली, सुनो, लगता है हमारे घर में कोई घुस आया है। रितेश ने कहा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तुम तो खुद पहलवान हो।
सोते रहो और सोते ही रहना, मैं खुद ही देख लेती हूँ, डरपोक कहीं के। संध्या ने बाहर पुष्पा के कमरे में देखा कि कुछ चोरों ने पुष्पा की गर्दन पर चाकू रखा हुआ है और वो उससे घर में रखे हुए रुपए और गहने के बारे में पूछ रहे हैं। संध्या कड़क आवाज में बोली, अरे उनसे क्या पूछते हो, मालकिन तो मैं हूँ, मुझसे पूछो ना कि कहाँ है रुपए और गहने। अरे पागल बना रही है, कुछ नहीं है इसके पास। असली खजाना तो इस बुढ़िया के पास होगा। लगता है ये इसकी बहू है और इसे बचाने के लिए झूठ बोल रही है। संध्या ने अलमारी का ताला खोला और चोरों को सारे पैसे और गहने दिखाए। अरे तुम्हारा सत्यानाश जाए बहू, तुम तो मेरे घर का नाश करके मानोगी। मैं तो मर भी जाती लेकिन इन्हें कभी अपने घर का खजाना नहीं दिखाती। अरे सासू माँ, कैसी बातें करती हूँ, धन गया तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन मेरी सासू माँ चली गई तो दोबारा नहीं आएंगी। आइए चोर भैया आइए, सारे जेवर और पैसे ले जाइए। चोर संध्या की बेवकूफी देखकर हंस पड़े और बोले, अरे जितनी ये मोटी है ना उतनी ही इसकी बुद्धि मोटी लग रही है। चलो जल्दी से लॉकर खाली करते हैं और चलते हैं यहाँ से। जैसे ही वह चारों लॉकर के करीब आए, संध्या ने दो की गर्दन दबोची और दो को लात मारकर नीचे गिरा दिया और फिर उन दोनों को भी गिराकर उनकी जमकर कुटाई की और रात को एक कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। सासू माँ, अब आप आराम से सो जाइए, मेरे होते हुए इस घर का कुछ बुरा नहीं हो सकता। पुष्पा हैरानी से बोली, लेकिन बहू तुम अकेली? आपकी पहलवान बहू अकेली ही काफी है। लेकिन सासू माँ, अभी रितेश को मत जगाना, रात में पुलिस बुलाई तो बेकार में पड़ोसी भी परेशान हो जाएंगे। अब सुबह इनका जुलूस निकलेगा तो मजा आएगा, भविष्य में ये चोरी के नाम से भी डरेंगे। हाँ। सुबह हुई तो रितेश ने देखा कि संध्या दरवाजे के बाहर डंडा लिए बैठी है। पुष्पा ने रितेश को देखा तो रात का सारा हाल कह सुनाया। रितेश ने पुलिस बुलाई और चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। माँ, अब आप कहो जरा, तो मैं आज ही तलाक के कागज बनवा लेता हूँ। नहीं रे, ये तो मेरी बहादुर बहू है। अगर रात में ये नहीं होती तो हम बर्बाद हो गए होते। लेकिन माँ, ये मोटी है, सब इसे पहलवान कहते हैं। कहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरी बहू लाखों में एक है, हर मुसीबत का सामना अकेले कर सकती है। बस माँ, मैं तो यही समझाना चाहता था। संध्या लाखों में एक है, वो मेरी पहलवान पत्नी है, इस बात का मुझे गर्व है। अच्छा, फिर ये सब पहले क्यों नहीं कहा अपनी पहलवान पत्नी से? ये सुनकर सब हंस पड़े।